जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। अभी हाल में ही सबको पता है, जितने भी एनसीसी कैडेट हैं सभी को पता लगा होगा कि सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो अगर सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो हमें भी चाहिए कि उसके बारे में हम पढ़ाई करें, और पढ़ाई किस तरीके से करें, वो पढ़ाई हमारे एग्ज़ाम में काम आ सके, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अगर हमको अपने सी सर्टिफिकेट के अंदर अल्फ़ा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर कोई भी काम करते हैं, मेरा ये मानना है कोई भी काम करो उसको इतना तरीके से करो कि जिस मकसद से हम वो काम करते हैं वो मकसद हमारा हासिल हो जाए। काम भी करो और मकसद भी हासिल ना हो, ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूँ, जिससे कि आपको, अगर आप उस मॉडल पेपर को पूरा ठीक से पढ़ लेंगे या फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है। और सी सर्टिफिकेट में मेरा अनुमान है 75% आपको उस मॉडल पेपर से कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना करते हुए अभी मॉडल पेपर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आते हैं। ये दिल का इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको उसका आंसर देना है। इसमें आंसर भी मैंने नीचे लिख रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम की संख्या होती है। जैसे एनसीसी कैडेट जब तेज चाल चलते हैं तो 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। इसका सही आंसर है 120 कदम। तेज चाल में एनसीसी कैडेट क्या करते हैं, 120 कदम चलते हैं। वही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कैडेटों की संख्या होती है। राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कैडेटों की संख्या 150 होती है। ध्यान रहे, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए ही इसकी कैडेटों की संख्या 150 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति को डैश 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 और मुख्यमंत्री को डैश 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 अधिकृत है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट लागू होता है और प्रधानमंत्री को जनरल सैल्यूट लागू होता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट लागू होगा और प्रधानमंत्री को जनरल सैल्यूट लागू होगा। तो इसमें उसी हिसाब से एक बार सोच समझ के पढ़ें, ठीक है। अगर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो इसको सोच समझ के पढ़ना है। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान पैर पर दी जाती है। ध्यान रहे सभी कैडेट्स को, ड्रिल का कोई भी मूवमेंट होता है बाएं पैर से शुरू होता है, बाएं पे खत्म होता है। ड्रिल का कोई भी मूवमेंट के बारे में अगर ड्रिल में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सीधा बायां पैर लिख देना है। बाएं पैर का मतलब होता है लेफ्ट लेग। ड्रिल डैश 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 वर्ष से शुरू हुआ था, 1666। इसका सही आंसर क्या है, 1666 से ये ड्रिल शुरू हुआ था। में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आता है ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है। 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ना है और फिर लिखना है। टर्न आउट और बेयरिंग अच्छा होता है। आंसर का फर्स्ट नंबर है, टर्न आउट और बेयरिंग अच्छा होता है। टर्न आउट तो हमारा ड्रेस से होगा, और बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग क्या है, शरीर का जो चलने फिरने का तरीका होता है वो अच्छा होता है। 2 नंबर क्या है, टीम भावना का विकास होता है। मतलब एनसीसी हमें क्या सिखाता है, यूनिटी सिखाता है ना। तो हमारे को क्या है, सभी को मिलके एक साथ मिलके कैसे काम करना चाहिए, वो टीम भावना का विकास सिखाता है। नंबर 3, नेतृत्व की भावना जागृत करता है। नेतृत्व मतलब नेतृत्व का मतलब आप समझते होंगे। नेतृत्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना या उसके लीडर बनना। हम किसी को उसके लीडर बनना मतलब अपने साथ सबको लेके चलना, नेतृत्व की भावना सिखाता है। अनुशासन और भावना का विकास होता है। अनुशासन, जब आप सेना में एनसीसी कैडेट में आप जब आएंगे
तो अनुशासन आपके अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन आ जाएगा और कभी भी जितना बताया जाएगा उतना ही आदेश करने का किया जाएगा। जितना भी सेना में तरीके से कार्य किया था उसी तरीके से आपसे कार्य लिया जाएगा और वैसे ही आपका धीरे धीरे क्या हैबिट हो जाएगा। कैडेट में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। जब आप साथ में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, स्कूलों में रहते हो, तो सभी फ्रेंड सर्कल एक साथ में हो जाते हैं। ऐसे एनसीसी कैडेट क्या सभी लोग साथ में रहते हैं, सभी साथ में सभी काम करते हैं, सभी कोई भी काम करना होता है सभी साथ में करते हैं, तो उनको ये एक साथ मिलजुल कर रहने की क्षमता पैदा हो जाती है। और एनसीसी एक सेना से जुड़ी हुई संस्था है, इसलिए इसमें देश प्रेम भी जागृत हो जाता है। अभी आ गया आपका वेपन ट्रेनिंग। ओके, ये वेपन ट्रेनिंग आ गया। इसमें आपको पूछा जा रहा है इसमें ये पूछा जा रहा है .22 राइफल नंबर मार्क 4 की तोप बैग प्रति सेकंड है। तोप बैग प्रति सेकंड है। इसमें क्या कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तोप बैग मतलब होता है मदर वेलोसिटी 1030 फुट पर सेकंड, 1030 फुट पर सेकंड है। ठीक है। 5.56 इंचास राइफल की प्रभावी सीमा यानी कि रेंज, इफेक्टिव रेंज कितनी है? 400 गज। इसकी जो प्रभावी सीमा का मतलब होता है, इफेक्टिव रेंज का मतलब, जहां हम अगर 5.56 इंचास राइफल से फायर करेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो कितनी सीमा पे, कितनी दूरी पर किल हो जाएगा। जो इफेक्टिव रेंज होती है 400 गज। 7.62 SLR की प्रभावी सीमा, ये भी सेम पूछ रहा है, 300 गज हो जाएगी इसकी। भरी हुई मैगजीन के साथ 7.62 SLR का वजन केजी होता है 5.1 किलोग्राम। अगर ये 7.62 LMG होता है, इसका 7.62 SLR का वजन 5.1 किलोग्राम होता है। अभी तक जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है वो सभी को मुझे लगता है ठीक से समझ में आ गया हो। ओके, अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। .22 राइफल मार्क 4 की प्रभावी सीमा 25 गज। सही और गलत के निशान लगाना है। 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि या ड्रॉप 6 इंच है। 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि या ड्रॉप 6 इंच है, तो ये गलत है। पहली बात तो हम अगर 300 गज से फायर ही नहीं करते, हमारा एनसीसी कैडेट 550 मीटर से फायर करता है 300 गज में, इसमें ये गलत है। ये इसका जवाब है गलत। .22 राइफल मार्क 4 की लंबाई 45 इंच है, बिल्कुल सही जवाब है ये। .22 राइफल की लंबाई 45 इंच है। 5.56 इंचास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट 60 राउंड होती है, बिल्कुल सही जवाब है ये। 5.56 जो इंचास राइफल होती है उसकी 60 राउंड पर सेकंड पर मिनट होती है, 60 राउंड पर मिनट होती है, सही जवाब है। .22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 20 राउंड होती है, गलत जवाब है। .22 नाम से कोई भी राइफल या किसी भी राइफल .22 सपोर्टेड या मार्क 4 का पूछते हैं तो आपने 5 ही राउंड आता है उसका। एक ही टाइप का मैगजीन में 5 ही राउंड होता है। 5 राउंड से अधिक किसी की मैगजीन की क्षमता पूछता है तो उसको आपने फॉल्स कर देना, मतलब गलत कर देना। 7.62 SLR राइफल के फायर की सामान्य दर 20 राउंड प्रति मिनट है, बिल्कुल सही जवाब है। 20 राउंड प्रति मिनट इसे 7.62 SLR राइफल फायर करती है, 20 राउंड प्रति मिनट।
फायर करती है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अभी कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा बीच में जीके के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, और जैसे ये पूछते हैं ना कि हमारे जो कैडेट हैं वो सिलेबस के अलावा कुछ और भी नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो जीके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। अब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, सबको पता है, तो ये बिल्कुल सही है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बिल्कुल सही जवाब है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, गलत जवाब है, क्योंकि जो गुरु नानक थे सिख धर्म के आई थिंक 10वें गुरु थे। कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कोलार तो स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में हो ही नहीं सकता है, कि कोलार नाम ही थोड़ा साउथ में है, शायद केरल में है शायद, मेरे हिसाब से ये मध्य प्रदेश में कोलार स्वर्ण क्षेत्र नहीं है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी ना, केजीएफ मूवी में केरला में है शायद ये, या कर्नाटक, ऐसे ही कुछ है, लेकिन है उधर ही, ये मध्य प्रदेश। केजीएफ मूवी में ये कोलार स्वर्ण क्षेत्र के बारे में ही दर्शाया, इसी ऊपर ये मूवी बनाई गई है। चिनार पक्षी का नाम है, चिनार एक नहर है, पक्षी का नाम नहीं, चिनार क्या है? चिनार एक नहर है, और नहर का नाम है चिनार। अभी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बौद्ध की पूजा की जगह बिहार में है। बिहार में एक जगह है गया, गया में बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा एक मंदिर, उनका जो मंदिर होता है वो मंदिर बनाया गया। वहीं पे भगवान बुद्ध ने तपस्या तो यूपी में किया था, लेकिन वो बिहार में उन्होंने उनकी ज़्यादा देख रेख होती है। दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी किसने? अकबर ने की थी। ओके, अभी हमने चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। ओके, केरल की राजधानी, ये पूछा, देखो अभी जीके का क्वेश्चन चल रहा है ना, अभी इसने पूछा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। भारतीय संविधान डैश डैश पर अपनाया गया था, मतलब इसका ये पूछा गया है, अपनाया गया था। अपनाया गया था मतलब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था ये 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ था ये। राष्ट्रीय एकता की समस्याएं और प्रमुख चुनौतियां क्या है? ओके, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आता है, इसके बारे में मैं आपको डीपली डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, ओके, जातिवाद नंबर 1, जातिवाद, क्षेत्रवाद, लिंगात्मक भेदभाव। लिंगात्मक जातिवाद जैसे होता है, जैसे जातिवाद तो अभी तो इंडिया में कोई करता नहीं है, लेकिन पहले सुना है होता था। और जातिवाद, हिंदू धर्म में तो जातिवाद कभी रहा ही नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हाँ, क्षेत्रवाद बोल सकते हैं। क्षेत्रवाद इसलिए बोल सकते हैं, पुराने राजा महाराजाओं का टाइम था, तो वो क्या करते आपस में अपनी अपनी सीमा बढ़ाने के लिए अपने आपस में झगड़ा करते रहते थे, वो लड़ाई होती रहती थी, वो क्षेत्रवाद, उसको मैं मान सकता हूँ। ओके, लिंगात्मक भेदभाव, पहले लिंगात्मक भेदभाव यही है, पहले लड़कियों को पढ़ाया लिखाने में थोड़ा कम भेजते थे और जेंट्स को ही ज़्यादा भेजते थे, यही लिंगात्मक भेदभाव है। भाषाई कट्टरता, लोग जागरूक हो गए, अभी भाषाई कट्टरता कुछ बच्ची नहीं है, लेकिन उस टाइम पहले कुछ हुआ करती थी। सामाजिक भेदभाव भी बने रहते हैं। सांप्रदायिकता, हाँ सांप्रदायिकता तो है, मतभेद तो है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में आपस में थोड़ा बहुत होता है। ओके, आर्थिक असमानता का, बेरोजगारी फैली हुई है, तो आर्थिक असमानता तो है ही। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता की समस्याएं और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ये राष्ट्रीय एकता की प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां ये हम पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए क्या उपाय है? क्या है राष्ट्रीय एकता हासिल करें उसके उपाय क्या हैं?
क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा से आदमी अगर एक अच्छे सभी इंसानों को अच्छी सी शिक्षा मिलती है तो वो कुछ भी कर सकता है। नंबर पहला शिक्षा। नंबर दूसरा आर्थिक विकास। शिक्षा होगी तो आपका आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। सांस्कृतिक एकीकरण। सभी देशवासियों को अपने अपने सांस्कृतिक एकीकरण मतलब अपनी अपनी संस्कृति के साथ रहने की फुल छूट है। राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा मैं तो एक बात मानता हूँ, एक देश एक कानून एक भाषा एक यूनिफॉर्म सब कुछ एक ही होना चाहिए। एक देश में सबके लिए नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सामाजिक एकता। जब सब कुछ एक जैसा ही होगा, सबके लिए बराबर सब कुछ लागू होगा कानून, तो सामाजिक एकता और अपने आप ही देश में हो जाएगी। राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण ये इसमें बहुत ज़रूरी है नेताओं को सोचने के लिए। हमारे नेता इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि आप अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का प्रचार। धर्मनिरपेक्ष मैं तो यही मानता हूँ, जो मेरा सोच है धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिस धर्म में रह रहा है उसको वही धर्म अच्छा लगता है। तो धर्मनिरपेक्षता तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे धर्म से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके। राष्ट्रीय एकता के मूल सिद्धांत क्या हैं। राष्ट्रीय एकता के अगर मूल सिद्धांत क्या है? भाषा, अहम एवं स्वार्थ, जातिवाद, शिक्षा, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का सेम आंसर ही है, एक दो चेंजमेंट हुआ है। बाकी जो एकता एकीकरण के जो भी क्वेश्चन आपके अगर आ जाते हैं एनसीसी के दौरान, तो आप तकरीबन आप उसको लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं कि आप लिख ना सको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके। भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्रों का नाम क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का नाम क्या है? ये तो आपको सभी को पता है। इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। दादर नगर हवेली है, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, ये तो सभी को पता है तकरीबन, और पता होना भी चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता दिया, अभी आप याद कर लो इनको। प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या हैं? प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या हैं? अपने उद्देश्यों का पालन करना, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक समय में छोटे से संवाद। अगर ज़रूरी नहीं है घर में आप बड़े हो तो आपका डिसीजन चलेगा, छोटे से छोटा है घर में कोई, उससे भी आप कुछ सुझाव ले सकते हैं। एक गोल तस्वीर प्रमुख करता है। अगर आपका मुद्दा हासिल है कि मेरे को ये काम करना है, तो आपको काफ़ी रास्ते दिखाई देंगे। अगर आपका मन भटका हुआ होगा तो आप कई गोल अपना लोगे तो आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इंसान का एक गोल होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपत्तियों की आस। आपत्तियां तो जिंदगी में आती रहती हैं, आपत्तियों की आस क्या करना है? अपने दर्शकों के साथ विश्वसनीयता को प्राप्त करना, विश्वसनीयता को प्राप्त करना। जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि वो आपको आपकी सही समय पर आपकी वो सपोर्ट करते रहें। संचार क्या है? संचार की प्रक्रिया। उत्तर, संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार विचारों, तथ्यों तथा आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक विश्व के अर्थ तथा उसके प्रयोग को भली भांति समझता है। सूचनाओं, विचारों और बालों को सूचनाओं, विचारों और बातों को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। संचार प्रक्रिया का मतलब ये होता है हमारा मैसेज एक दूसरे को पास करना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, किसी से गलत बात नहीं करना और हमें आपस में भाईचारे की तरह रहना, यही होता है। एक नागरिक के 5 कर्तव्य को लिखिए। एक नागरिक जो एक अच्छा नागरिक है, हमारे देश में वैसे ही कुछ
नमूना टाइप के नागरिक हो गए हैं, लेकिन जो एक अच्छा नागरिक है, जो देश को अपना घर मानता है, उसके 5 कर्तव्य लिखना है। नंबर 1 क्या है? समर्थन और संविधान का बचाव। नंबर 2 कानून का पालन करना, स्थानीय समुदाय में भाग लेना, सभी धर्मों का सम्मान करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। ये एक अच्छे कानून का होना चाहिए कर्तव्य। एक अच्छे व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि इन सभी चीज़ों को 6 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनके ऊपर अच्छे पालन करें, तभी एक समाज उभर के आएगा जो देश को बहुत आगे की तरफ ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है? 4 तरीकों का वर्णन कीजिए। हमारे देश में 6 तरीके हैं नागरिकता लेने का, इसमें आपसे सिर्फ 5 ही पूछा। जन्म से, अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर, अगर आपका वंश, जैसे आपके फादर ग्रैंडफादर शुरू से इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपके मदर या फादर इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इन दोनों में से एक आदमी इंडिया में रह रहा है, तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के जरिए, आप पंजीकरण कराइए, 7 साल तक आप इंडिया में रहिए, अगर आपका कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। भूमि विकास के जरिए, अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन वगैरह है जिससे कि ये गवर्नमेंट को ये पता लगता है हाँ ये बंदा पुराना रहने वाला है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप प्रवास से, अगर आप यहाँ कहीं जॉब करने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, आप 5-6 साल 7 साल तक वेट करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है इंडिया तो आप यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। राष्ट्रीयता से, अगर आपने देश के लिए कोई अच्छा काम किया है और देश को जिससे आपके ऊपर गर्व हुआ है तो आपको नागरिकता इंडिया की दे सकता है और आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, नेतृत्व लक्षण क्या है? नेतृत्व लक्षण क्या है? क्या है नेतृत्व के लक्षण? एक नेतृत्व मतलब एक लीडर में क्या क्या लक्षण होने चाहिए? सबसे पहले ज्ञान आना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं है तो वो बेवकूफ़ है। सबसे पहले ज्ञान आना चाहिए। आचरण, सतर्कता, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, न्यायिका, निष्ठा, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थ। ये एक लीडर में ये गुण होना चाहिए। अगर उस लीडर में अगर ये गुण नहीं है तो वो लीडर के काबिल, लीडर के लायक है नहीं। ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। अच्छा, लोकतांत्रिक नेतृत्व बताएं, ये दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है लोकतांत्रिक नेतृत्व बताएं, तो इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। जो मैंने इस आंसर लिखा है, ये आप आंसर लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। इसे सहभागी या साझा नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। यह समूह या टीमों का निर्देशित करने का एक तरीका है जिसमें समूह के घटक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरों की तुलना में कुछ परिस्थितियों में अधिक प्रभावी होने के बावजूद इसे किसी भी सफल वातावरण में लागू किया जा सकता है। ऐसे वातावरण में जहां एक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का उपयोग किया जाता है, सभी को भाग लेने का अवसर मिलता है, विचार विमर्श और बहस को प्रोत्साहित करते हुए विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की शैली सबसे अधिक प्रभावी है। लोकतांत्रिक नेतृत्व मतलब सभी के साथ में लिया हुआ निर्णय को लोकतांत्रिक बोलते हैं। संचार गैप के कारण क्या है? संचार गैप मतलब कम्युनिकेशन। संचार गैप का मतलब आप मान के चलो, संचार गैप का सीधा मतलब होता है हमारे आपस में जो बात करने का कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं हो पाता है, उसी को संचार मतलब बातचीत बोलते हैं। मनुष्य द्वारा बनाई
विपत्तियों क्या हैं, किसी भी 5 के नाम लिखो। विपत्तियाँ, मनुष्य द्वारा बनाई गई विपत्तियाँ क्या हैं, किसी भी 5 के नाम दें। नंबर 1, एक्सीडेंट, आग लगना, आतंकवाद, जातिवाद, बम ब्लास्ट, युद्ध और चोरी डकैती। ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई विपत्तियां हैं। प्राकृतिक आपदाओं में प्रमुख प्रभाव क्या है? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें मेन क्या है? जल क्षति, मतलब बाढ़ आ जाती। सामाजिक स्वास्थ्य, जैसे अभी कोविड हो गया था, सबका सार्वजनिक स्वास्थ्य खराब हो गया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य खराब हुआ था कोविड के दौरान। बिजली की समस्या है, कोई तूफान आ गया, बिजली खराब हो गई तो समस्या है। पर्यावरण की समस्या है, अभी मौसम खराब हो रहा है तो फसलें खराब हो जाती हैं लोगों की। मानवीय मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिनमें दंगा फसाद हो जाता है। बुनियादी ढांचे की समस्या है, कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, गवर्नमेंट तोड़ना चाहती है, हम लोग मना करते हैं, इस पर आपसी विवाद हो जाते हैं। तो ये ओके, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं को लिखें। आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं का नाम लिखें। सबसे पहले क्या? पूर्व चेतावनी लिखना, पूर्व चेतावनी। दूसरा क्या है? प्राथमिक उपचार देना, खाना एवं दवा का वितरण, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना, सुरक्षा तथा गति देना और मनोबल बढ़ाना। पूर्व चेतावनी मतलब आपको पता है कि ये पूर्व चेतावनी, आप कुछ पूर्व चेतावनी को इस प्रकार ऐसे समझते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे कुछ होने वाला है, आप किसी भी जरिए से आपको पता लग जाता है तो लोगों को पहले से आगाह कर देना, भाई यहाँ पे ये होने वाला है और आप लोग इसको ठीक से समझ जाओ, नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए होता है पूर्व चेतावनी। तो ये आपका पूर्व चेतावनी क्लियर हो गया, ये पूर्व चेतावनी है, तो आपका ये पूर्व चेतावनी ये वाला क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार देना। जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है तो कुछ बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं, उनको क्या है? प्राथमिक उपचार देना है, उनको क्या करना है? उपचार भी देना है। ठीक है, खाना जितना आपसे हो सकता है उतना खाना देंगे। अभी लोगों ने कोविड में गरीब लोगों की बहुत मदद किया था, जितना हो सकता है उतना मदद किया था। आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना, अगर आपके पास कोई शेल्टर अवेलेबल है तो आप गरीब लोगों को रहने के लिए आपदा के दौरान दे सकते हैं। टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे कोविड के दौरान कई लोग देखे होंगे आपने, फंस गए थे, अपने मदर फादर से बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, उधर उनके मदर फादर भी टेंशन में थे, तो आप उनसे बात करा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट को या किसी को कॉल करके आप उनको सुरक्षित घर पे पहुंचा सकते हो। सुरक्षा तथा गति देना, ये सुरक्षा का मतलब ये होता है जैसे सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा भी कई प्रकार की होती है, जब आपदा आ जाएगी तो कई जानवर भी आ जाएंगे, कोई जंगली जानवर भी आ जाएंगे, अगर बाढ़ आ गई तो उसमें मगरमच्छ वगैरह आ जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा देना, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। मनोबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाने का मतलब ये होता है जैसे भी किसी भी इंसान को मनोबल खराब डाउन हो जाता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ आ गई हमारे पास, बोला ये बाढ़ जाएगी नहीं, हमारी जान ले लेगी तभी जाएगी, इस टाइप से गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, उनका मनोबल बढ़ाना, बोलना है उनको, ऐसे ही बोलना है कि 4 दिन की बात अभी चली जाए, जो पहले था वैसा ही हो जाएगा, अभी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे वैसे बताते रहना है सभी को, जिससे सभी का हौसला अफजाई हो सके। उनको मिसगाइड नहीं करना, उनको क्या है? बढ़ाते रहना। अभी ये आ गया है, इसमें पूरा रूप लिखें, मतलब फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म के लिए बोला हुआ है, इसमें फुल फॉर्म लिखना है। इसमें फुल फॉर्म किसका पूछ सकता है? एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और बी वाले भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी सर्टिफिकेट के लिए मेन क्वेश्चन है, इन्हीं में से पूछेगा। NEC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। ठीक है, आदमी कोर बोल देता है, कोर नहीं, कोड। NDMA की फुल फॉर्म बताओ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का मतलब ही होता है कभी भी कोई आपदा होती है तो NDRF हमेशा तैयार रहती है। NIDM का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है। नेक्स्ट, इनमें से समाज सेवा क्या है? ठीक है, सही सुने, समाज सेवा क्या है? रक्तदान है, भिक्षादान है, अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। भिक्षा आप एक या दो बंदों को देख सकते हो, रक्तदान, लेकिन रक्तदान एक ऐसी चीज़ जिससे आप किसी की जान बचा सकते हो, और जान से बड़ी चीज, शान से बड़ी अहमियत किसी की नहीं मानी गई है। हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही तो झूठ आपको बोल देना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन होगा रक्तदान। अच्छा, रक्तदान करने की उम्र क्या होती है? 18 ईयर होती है रक्तदान करने की उम्र। कन्या व्यायाम की न्यूनतम आयु कितनी है? पहले तो 18 ईयर्स थी, लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट ने बढ़ा कर 21 ईयर्स कर दी है। 21 और 14, पहले 21 और 14 ईयर्स उसकी कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, मताधिकार करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? जब आप मताधिकार का मतलब होता है जब आप वोट करने जाते हो, उसकी आपकी न्यूनतम आयु 18 ईयर्स है। ठीक है, क्या है? 18 ईयर्स। HIV का विस्तृत रूप क्या है? HIV की फुल फॉर्म पूछी गई है इसमें। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। नरेगा, ये नरेगा आ गया। नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। ये नरेगा, जो नरेगा पहले गांव में चलता उसको मनरेगा के नाम से नाम चेंज कर दिया गया था। बाकी कार्रवाई एक ही थी, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया था। NCC कैडेटों द्वारा किए गए सोशल सर्विस गतिविधियाँ क्या हैं? रक्तदान, वृक्षारोपण, पूर्ण शिक्षा, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, कुरीतियों के खिलाफ, नशा मुक्ति, दहेज निवारण अभियान इत्यादि। ये क्या है? NCC कैडेटों द्वारा किए गए सोशल सर्विस, यानी कि सभी लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम चलाई जाती है, वो मुहिम है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये वही पूछ लिया है दोबारा से। एड्स की फुल फॉर्म, AIDS की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। PMGSY की क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। NGO की क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO की फुल फॉर्म हो जाती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अब यही वाला और आपको लास्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका पार्ट 2 बना दूंगा। तो पार्ट 2 वही आप इस वीडियो में देख लेना। NGO के प्रकार के ऊपर ये फुल फॉर्म है, तो आप देख लेना इसको, ये देख लेना, और इसको मैं पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, मैं आपको आगे जो मेन चीज़ें वो बता देता हूँ। NGO के प्रकार क्या है? यह 4 प्रकार के होते हैं NGO। INGO अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। BINGO व्यापार
व्यापार उन्मुख राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, RINGO धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, ENGO पर्यावरण सरकारी संगठन। ठीक है, इनमें एक ही सरकारी है पर्यावरण वाला, बाकी सारे गैर सरकारी संगठन है। रेबीज की बीमारी कुत्ते के काटने से होती, सबको पता है। DTL का अर्थ होता है डीप ट्रेंच लैट्रिन। RMO का होता है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ये RMO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, पेज नंबर 12 हो गया। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो देखा और जिससे आपको कितनी नॉलेज बढ़ी और आपके C सर्टिफिकेट में आपको कितनी सहायता मिलेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ बेनिफिट ही होगा, कुछ घाटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी चलते हैं।